हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आज 30 नवंबर हो गए, आपको 14 और 15 दिसंबर को पेपर है, तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें और आप अपने एक अच्छा नंबर से आप पास करेंगे सीटेट में। जिस टॉपिक में आपका अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको समझ आएगी कहाँ आपको प्रॉब्लम है। तो जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी आप वो टॉपिक सीधा यूट्यूब करें और वहाँ से क्लियर कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है राजू समझता है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, लेकिन उत्क्रमण सत्य नहीं है। वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार राजू किस स्तर पर है? दृश्यीकरण, विश्लेषण, अमूर्तन संबंधों की समझ, औपचारिक निगमन। तो बताएं फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमूर्तन संबंधों की समझ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 आकलन की अपरिष्कृत विधियों को गणित शिक्षण अधिगम की प्रमुख समस्या के रूप में पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सबसे कम उपयुक्त है? फर्स्ट है आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। सेकंड है आकलन के अपरिष्कृत विधियां गणित को लेकर डर व असफलता का भाव उत्पन्न करती है। थर्ड है गणित में आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का व्यापक दायरा है। फोर्थ है गणित में आकलन की विधियों के कारण अधिकांश विद्यार्थी गणित की मांगों को पूरा करने में समय को कमजोर तथा अयोग्य पाते हैं। तो बताएं 47 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गणित में आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का व्यापक दायरा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। गणित अधिगम के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ए है त्रुटियां बच्चे की अधिगम प्रक्रिया के सूचक है और इसलिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बात तो सही लग रही है। सेकंड देखिए त्रुटियां शिक्षक की योग्यता में कमी की सूचक है। नहीं ऐसा नहीं है, भी गलत है। सी है त्रुटियां शिक्षकों के लिए एक बोझ बन जाएंगी क्योंकि उन्हें अवधारणा को दोबारा पढ़ाने में आवश्यकता होगी। गलत है, बिल्कुल गलत है। त्रुटियां शिक्षकों के लिए एक बोझ नहीं बनतेगी। जब त्रुटियां समझ आएगी तभी तो शिक्षक को पता चलेगा कहाँ उनके बच्चे में प्रॉब्लम है और कहाँ पढ़ाना है, कहाँ उनको समझाना है। इसलिए बी और सी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आधारित गणित शिक्षण की विशेषता नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है। फर्स्ट कह रहा है अधिगम के प्रतिफल स्पष्ट और मापने योग्य होते हैं। बिल्कुल भी नहीं। सेकंड कह रहा है शिक्षण शास्त्र गतिविधियों, अनुभव तथा कला, खेल, प्रौद्योगिकी के समाकलन पर आधारित होते हैं। यहाँ नहीं पूछ रहा है। थर्ड है बच्चों का अधिगम प्रतिफल के अगले स्तर पर बढ़ना उनके वर्तमान स्तर पर एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल करने पर निर्भर नहीं करता। बात तो सही लग रही है। फोर्थ देखते हैं प्राथमिक रूप से रचनात्मक आकलन का उपयोग किया जाता है और कौशल या अवधारणाओं का आकलन कई संदर्भों में किया जाता है। तो बताएं 49 का सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट सेकंड नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों का अधिगम प्रतिफल के
अगले स्तर पर बढ़ना उनके वर्तमान स्तर पर एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल करने पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? फिर से नहीं पूछ रहे हैं। फर्स्ट है टेनग्राम, डाइंस ब्लॉक, टेसिलेशन टाइलिंग किट, कोण मापी, थियोडोलाइट। टेनग्राम यस, डाइंस ब्लॉक यस, टेसिलेशन यस, पर यहाँ नहीं पूछ रहा, उपयुक्त नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोण मापी, थियोडोलाइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा का गणित शिक्षक बच्चों को समान गुणों वाली आकृतियों का समूह बनाने में तथा फिर प्रत्येक समूह में आकृतियों की संख्या को गिनने में संलग्न रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस गतिविधि का उद्देश्य नहीं हो सकता है? फर्स्ट है वर्गीकरण का कौशल सीखना, सेकेंड है आकृतियों के बारे में सीखना, नहीं, गिनती के बारे में सीखना, यहाँ नहीं पूछ रहा है, ठीक है, गिनती के बारे में सीखना। फोर्थ है अनुमान तथा सन्निकटन के बारे में सीखना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उद्देश्य नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यिकी स्तर तक पहुंचना एक आवश्यक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ है भिन्न प्रकार के संख्याओं को समझने की योग्यता। सेकेंड है भारतीय संख्या पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता। थर्ड है शिक्षार्थियों में केवल गिनने के कौशल के विकास की योग्यता। फोर्थ है संख्याओं के ऐतिहासिक विकास को जानना। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कक्षा 4 में क्रियाकलाप आधारित विधि द्वारा ज्यामितीय आकृतियों के गुणधर्म के शिक्षण अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चों द्वारा ज्यामितीय आकृतियों को चार्ट से काटकर अपनी पुस्तकों में चिपकाना, नहीं, इससे क्या ही फायदा होगा? आकारों आकृतियों के विभिन्न गुणधर्मों का वर्गीकरण के साथ चित्रण हो। थर्ड है बच्चों को विधि आकृतियों के आधार पर कटी हुई सामग्री देना तथा उनको भुजाओं की संख्या, कोण और शीर्षों आदि के अनुसार विश्लेषण करवाना। बात तो सही लग रही है। फोर्थ देखते हैं बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से विधि ज्यामितीय आकृतियों की नकल करवाना, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को विधि आकृतियों के आकार में कटी हुई सामग्री देना तथा उनको भुजाओं की संख्या, कोणों और शीर्ष आदि के अनुसार विश्लेषण करवाना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सही है? सही पूछ रहे हैं यहाँ। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, नहीं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या कैसे हो सकती है? सेकेंड है सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या हैं, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड है 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल। फोर्थ है एक अभाज्य संख्या को 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांति क्या है? गणित केवल संख्या के बारे में नहीं है, गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है।
सामान्य भ्रांति पूछ रहे हैं यहाँ पे। थर्ड है गणित में कुछ अमूर्तनों की आवश्यकता होती है। फोर्थ है गणित बहुत मुश्किल है अतः एक भयावह विषय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ भ्रांति पूछ रहा है तो गणित बहुत मुश्किल है अतः एक भयावह विषय है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। समय की अवधारणा का परिचय कराते हुए एक शिक्षिका 2.25 तथा 3.25 जैसे शब्द एक साथ उपयोग करती है। उसका उद्देश्य है 2.25 तथा 1.25 की वर्तनी विद्यार्थियों को सिखाना। सेकेंड है अंक घड़ी प्रस्तुत करने का आधार निर्माण नहीं। थर्ड है 2.25 तथा 1.25 शब्दों में अंतर बताना। फोर्थ है अपने विद्यार्थियों को गुजरे हुए समय और शेष समय के बीच संबंध बनाने में सहायक करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से गणित में परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए है रचनात्मक उपलब्धि परीक्षण में नैदानिक परीक्षण की कोई भी विशेषता नहीं होती है। बी है नैदानिक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण यदि आवश्यक हो दिया जाता है। बिल्कुल बात तो सही है। सी है योगात्मक परीक्षण उत्पाद उन्मुख है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नैदानिक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण यदि आवश्यक हो दिया जाता है। सी है योगात्मक परीक्षण उत्पाद उन्मुख है। बी और सी किस में? ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कथन ए कथन बी को सिद्ध करने के लिए सुधा बी नहीं मानकर उपपत्ति शुरू करती है और ए नहीं पर पहुंचने का तर्क देती है। सुधा ने किस विधि का प्रयोग किया है? आगमन उपपत्ति, निर्माण उपपत्ति, निशेषण उत्पत्ति, परिवर्तित प्रतिस्थिति उपपत्ति। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परिवर्तित प्रतिस्थिति उपपत्ति। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक बच्चे ने निम्नलिखित रूप से दो संख्याओं को जोड़ा 30 + 47 = 20 + 40 + 10 = 70। निम्नलिखित में से उपरोक्त समस्या के संबंध में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यह योग की गलत युक्ति है। योग को दाएं से बाएं की तरफ ही करना चाहिए। बच्चे ने योग की अवधारणा को नहीं समझा है। यह योग की वैकल्पिक युक्ति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यह योग की वैकल्पिक युक्ति है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के बीच दिक्य स्थान संबंधी समझ को बढ़ाने के लिए गणित शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कर सकता है? ए है बच्चों को ब्लॉक बक्से कंटेनर आकार सॉर्टर जैसी वस्तुओं को संभालने की कई अवसर दें। बी है विभिन्न उदाहरण देते हुए समरूपता सर्वांग समता जैसी अवधारणा को परिभाषित करने में बच्चों की मदद करना है। सी है विभिन्न व्यवस्थाओं में सामग्री को एक साथ रखकर और फिर अलग अलग करके बच्चों को नई आकृतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। डी है बच्चों को अपने चारों तरफ विभिन्न आकृतियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बच्चों को ब्लॉक बक्से कंटेनर आकार सॉर्टर जैसी वस्तुओं को संभालने के कई अवसर दें। बी कह रहा है बी नहीं है। सी कह रहा है विभिन्न व्यवस्थाओं में सामग्री को एक साथ रखकर और फिर अलग अलग करके
बच्चों को नई आकृतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। डी है बच्चों को अपने चारों तरफ विभिन्न आकृतियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सी डी। ए सी डी किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस वीडियो में हमने मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन देखे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये प्रीवियस कोई भी एग्ज़ाम हम देने जाते हैं तो उसके लिए प्रीवियस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे हमें समझ आती है। लेकिन सीटीटी एक ऐसा पेपर है कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करके भी जाएंगे ना तो आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।